सो हेलो एवरीवन। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है हमारा, क्योंकि इसमें हम जितने सारे हम लोग अभी तक कंप्लीट करें हैं चीज़ें, उस सारे के सारे फार्मूले हमने एक जगह कर लिया है। जैसे ये देख रहे होंगे, ये 3 पेजेज हैं। ये 3 पेज में हम जितने सारे लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है उसका सारे सारे फार्मूले हमने नोट कर रखे हैं इसमें। और हमें लगता है कि लगभग 90% जो हमारा सिलेबस का फार्मूला है वो सारे इसमें कवर है। कुछ चीज़ें का नहीं होगा, जो भी हम नहीं करवाए हैं उसका नहीं होगा, जैसे एफ टेस्ट का नहीं है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें का नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारा का सारा इसमें है। तो अगर इतना ये फार्मूले आप कम से कम याद कर लिए तो फिर आपको जब क्वेश्चन बनाओगे तो डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा। क्योंकि क्वेश्चन जब कब बनते हैं, जब आपको फार्मूले याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगाना है, तभी आपके वो बनने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलो बिना देरी करे हम लोग इसका फार्मूले जो है पूरा पूरा देख लेते हैं अच्छे से। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग को, मतलब आप लोग वो स्टूडेंट हो जो कि सारे लेक्चर देख रखे हो, क्योंकि सारे देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप कोई नहीं देखे हो तो पहले देख लेना उसको जाके, क्योंकि उसको देखे हुए रहोगे तो वहीं से हम फार्मूले निकालें, जैसे हम बताए थे डिक्टो वही हम फार्मूले लिख दिए बिल्कुल। तो आप लोग पहले देख लेना लेक्चर, और जो जो देख लिए हो वो आराम से इसको देख सकते हो। और बस ये 3 पेज को अगर आप याद कर लिए तो आप मैक्सिमम कवर कर लिए हो, समझो। तो देखो पहला पेज हम लिख दिए यहाँ पे, पेज नंबर 1। इसको हम ऐसा करेंगे कि टेलीग्राम पे इसको हम पीडीएफ करके सेंड कर देंगे। तो आप लोग अगर किसी को इसको निकलवाना होगा तो वही निकलवा सकते हो, अन्यथा किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकते हैं। कॉपी में आप नोट कर सकते हो आराम से। तो देखते हैं सबसे पहले इसका। तो देखो सबसे पहला क्या है, पीडीएफ हम लोग करवा चुके थे पहले। ये किसके लिए है, नॉर्मल अगर पीडीएफ में दिया हुआ, पीडीएफ कहने का मतलब 2 तरह से आपको दिया हो रहेगा, एगो जॉइंट पीडीएफ, एगो नॉर्मल पीडीएफ। नॉर्मल पीडीएफ में क्या होगा, सिर्फ एक्स या वाई के टर्म में सिर्फ दिया हुआ रहेगा, इसमें 2 वेरिएबल नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा। तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला है, मीन निकालने के लिए बताती हैं, उसमें भी बताए थे। ई ऑफ एक्स, यानी ई ऑफ एक्स लिख रहे थे यहाँ पे, तो एक्स से मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं ए से लेके बी तक में, और ये हमारा ई ऑफ एक्स निकल जाता है, यानी मीन निकल जाता है। उसी तरह से वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस निकालने के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमें चाहिए होता है। तो इसके निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं ए से लेके बी तक। ये इंटीग्रेशन आपको गिवन रहेगा कहाँ से कहाँ तक करना है। तो एक्स स्क्वायर के टर्म में आप कर दोगे तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। और वेरिएंस बराबर क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ई एक्स, जो हमारा ये निकाले थे उसका आप पूरा का स्क्वायर कर दोगे तो ये हमारा वेरिएंस निकल जाता है। उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, यानी ये जो वेरिएंस निकाले वही अंडर रूट में यहाँ कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। ठीक, ये तो पीडीएफ के लिए हो गया। अब आते हैं देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम फॉर्मूला बताए थे। कितनी चीज़ें याद रखना है, बस आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है, बस पी ऑफ एक्स याद रखना है। क्या होता है, एन, एन जो होता है वो टोटल नंबर होते हैं। सी एक्स, एक्स किसके लिए निकालना है उसको यहाँ पे रखोगे, और ये एक्स हो गया। ये पी प्रोबेबिलिटी हो गया, मान लो कॉइन के लिए बोल रहा है तो कॉइन का प्रोबेबिलिटी हाफ होता है, तो यहाँ पे कॉइन का प्रोबेबिलिटी हाफ लिख दोगे। या फिर मान लो कोई डाइस है तो उसके लिए कितना होता है, उसमें होता है आपका टोटल 6 होता है, तो उसका कितना बनता है, उसका 1/6 बनता है प्रोबेबिलिटी, तो वो आप लिखोगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में किसके प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी। ये क्यू क्या होता है, नहीं होने का, प्रोबेबिलिटी उसका नहीं होने का। तो पी का अगर पता है तो 1 में से माइनस कर दोगे तो वो क्यू निकल जाएगा। तो अब देखते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन होता है। मीन को हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल नंबर n होता है और ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही मीन कहलाता है। उसी तरह से वेरिएंस निकलता है। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस के लिए हमारा होता है n, जो कि टोटल नंबर होता है, वो प्रोबेबिलिटी इंटू क्यू नहीं होने का, और स्क्वायर में है तो उसको इधर भेजोगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इतनी चीज़ें याद रहनी चाहिए। और फिर आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, पी ऑफ एक्स आपको पता होनी चाहिए। पी ऑफ एक्स का क्या है, लेमडा पे पावर एक्स ई पे पावर माइनस ऑफ लेमडा इंटू बटा में एक्स फैक्टोरियल।
तो ये फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स का, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो एफ ऑफ एक्स का ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। उसके बाद फिर हम आते हैं मीन पे। तो इसके लिए भी मीन होता है, इसका मीन अलग था, इसका मीन अलग होगा, ठीक है। तो इसका मीन का क्या होगा कि ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो एक्स तो यहाँ पे लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे समीशन होता है। समीशन कहाँ तक, जीरो से लेके एक्स इन्फिनिटी तक जाएंगे, एक्स इक्वल्स टू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसको जब पूरा को आप सॉल्व करोगे तो ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएंगे, लेमडा आएंगे। तो यानी इसका जो मीन होता है, मीन इक्वल्स टू लेमडा होता है, और वेरिएंस का भी मीन के बराबर ही होता है। तो मीन और वेरिएंस बराबर होता है, तो दोनों को लेमडा हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ लेमडा। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। ये आप लोग नोट कर लेना इसे, नहीं तो फिर ये आप लोग निकलवा लेना प्रिंट आउट करके। फिर अब आते हैं, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, मीन, मीन यानी म्यू। तो ये मीन का इसको डिनोट करने का तरीका है, मतलब म्यू को हम लोग मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, जहाँ पर आपको क्या करना होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड इक्वल्स टू निकालना होता है। और ये एक्स जो होता है ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर एक्स नहीं गिवन है तो आप निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए कुछ तो क्लू दे रखेगा, उससे आप एक्स निकाल लोगे। इस पर भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप एक्स निकाल लोगे। और ये म्यू जो होता है यानी मीन, ये गिवन होगा, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी गिवन होगा। तो इससे आप लोग जेड का वैल्यू निकाल लोगे। मान लो जेड का वैल्यू कितना निकाल के लाए हो, 1 निकाल के लाए हो। तो अब यहाँ पर जेड का वैल्यू इसमें पुट करोगे, यानी ये जो ग्राफ है ये देखो जेड इक्वल्स टू 0 है, और इधर का एरिया 0.5 होता है, इधर का एरिया 0.5 होता है, इतना ये याद रखना है आपको। तो मान लो जेड इक्वल्स टू आपने निकाल लिए 1.2 मान लो, तो ये 1.2 कुछ इधर आएगा क्योंकि पॉजिटिव में आएगा, इधर नेगेटिव वाला होता है, इधर पॉजिटिव वाला होता है। तो मान लो 1.2, तो जैसे यहाँ पर अगर 1.2 लिखते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, ये पूरा एरिया शेड कर दोगे यहाँ से, यानी ये भी शेड हो जाएगा, ये पूरा यहाँ तक शेड हो जाएगा। और ये शेड होने के बाद फिर आप जेड का वैल्यू फिर निकाल सकते हो, क्योंकि आप शेड कर दिए हो। मतलब क्या है, 0.5 और प्लस ये एरिया, ये तो पूरा हो गया 0.5, और ये एरिया कितना होगा, ये आपको गिवन होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एरिया बन रहा है ये आपको गिवन होगा। तो दोनों को आप लोग सम कर दोगे, इतना प्लस ये एरिया, सम करने के बाद जो भी आएगा वही उसका प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो जेड इक्वल्स टू ये समझ गए आप लोग। अब आते हैं देखो अगले पे। अगला जो हमारा क्या था, कभी कभी वीडियो रुक जाता है तो फिर से देखो, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। इसके लिए क्या हो जाता है, देखो सबसे पहला इसमें से 2 केस लेना होता है, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस। तो इसमें नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप लोग जब क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में जो गिवन डाटा रहेगा आप उसको सत्य मान लोगे, यानी उसको मान लोगे कि हम उस डाटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसको आप लोग नल हाइपोथेसिस HO से डिनोट करोगे। और मान लोगे कि आप जो डाटा में दिए हो उसके सिग्निफिकेंस के हिसाब से वो गलत है, यानी कि आप जो कंपेयर करोगे, टी कैलकुलेटेड जब निकालते हो ना, टी कैलकुलेटेड और एक टी होता है जो दिया हुआ रहता है, तो उन दोनों में अगर डिफरेंस आ गया तो आप अल्टरनेटिंग बोलोगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेटिंग जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हम। तो इस केस में आप इससे बनाओगे। इस पे हालांकि एक क्वेश्चन लगता है करवाए हैं, अगर ना करवाए हो तो इस पे हम एक क्वेश्चन करवा देंगे। हालांकि ये बाकी सारे जो टेस्ट है ये सब पे हम क्वेश्चन बराबर करवा चुके हैं। तो अब देखो आते हैं ये जेड टेस्ट पे। जेड टेस्ट कब करना है, जब मान लो कि बहुत बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है, मान लो कि आपको दे देगा, कॉइन दे देता है, कॉइन को बोलता है आप कितना 1000 बार टॉस कर रहे हो, तो कितना हो गया, एन जो होता है उसमें बहुत बड़ा होता है नंबर, यानी 30 से बड़ा जो भी रहेगा उसको आप जेड टेस्ट लगा के चेक करोगे। और अगर 30 से छोटा रहेगा, यानी कि मान लो सैंपल स्पेस में 10 बोल रहा है या फिर 15 बोल रहा है, तो उसके लिए क्या टी टेस्ट करोगे यूज। तो अब देखते हैं जेड टेस्ट के लिए पहला जो होता है हमारा टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेस, यानी आपको उस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना है। जब देखते होंगे कि बोल देगा आपको कि ये वो कॉइन है, उस कॉइन को 1000 बार टोस्ट करे हैं और उसमें टेल जो है वो 500 बार आ गया है, तो आपको बताना है कि वो अनवाइड है या फिर नहीं है। तो उसके लिए अनवाइड वाला केस जितना भी बनेगा उसको आप इस फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे। इस पर भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, तो ये आप समझ गए होंगे इसको कैसे करना है यूज। उसी तरह से
टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, यानी इसमें क्या होता है, पहला एक फार्मूला ये लिखे हैं कि स्टैंडर्ड एरर अगर निकालना होता है तो ये फार्मूला हमारा हो गया। जहाँ पर ये इसमें बताए नहीं थे, इसमें जो होता है एक्स, ये एक्स माइनस ऑफ एन पी बटा अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो ये जो हमारा होता है एक्स जो होता है वो नंबर ऑफ सक्सेस होता है, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ सक्सेस। जैसे बोल देगा कि आपको 500 बार टेल आया है, मतलब एक कॉइन को हम लोग उड़ाए हैं 30 बार, या फिर जितना बार भी बोलेगा, 30 बार तो नहीं बोलेगा, बोलेगा ज़्यादा ही, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर, 30 से बड़ा नंबर के लिए ये है। मान लो बोल देगा 1000 बार, और उसमें से टेल जो आया है वो 500 बार आया है, तो वो जो 500 बार आया है वही हमारा एक्स कहलाएगा, तो वो हमारा सक्सेस हो गया, यानी कि उतना हम सक्सेस किए थे उतना हम ले आए थे, तो ये हो गया हमारा एक्स के लिए वो। फिर अब आते हैं स्टैंडर्ड एरर के लिए, क्या फार्मूला, अंडर रूट ऑफ पी क्यू बटा ऑफ एन। पी क्या होता है, पी होता है प्रोबेबिलिटी, ये सब तो आपको पता ही होगा। जहाँ पर क्यू जो होता है, क्यू निकालना पड़ता है, 1 माइनस ऑफ पी करते हैं तो ये हमारा क्यू निकल के आता है, तो ये हमारा क्यू निकल जाता है, ये टोटल नंबर होता है, उससे हमारा स्टैंडर्ड एरर निकल जाता है। अब लिमिट की बात करें तो लिमिट जो होगा, मान लो कि इसी तरह का कॉइन में कि आप इतना बार उड़ाए हो, उसमें से आपको इतना बार आया, तो स्टैंडर्ड एरर की जो वो लिमिट आएगा, वो लिमिट कितना के कितना के बीच में लाई करेगा, तो उसके लिए ये होता है, ये प्रोबेबिलिटी होता है, उसमें से प्लस माइनस जेड टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एन पी इंटू बटा एन कर दोगे। यहाँ जेड का वैल्यू कितना, अक्सर हम लोग 3 लेते थे, क्योंकि कॉइन वाला जितने भी केस है उसमें 3 लिया जाता है, डाइस वाला केस में भी 3 लिया जाता है, तो ये जेड इक्वल्स टू 3 रख देते थे, तो ये भी हमारा हो गया। अब देखो आते हैं कि अगर एन का वैल्यू बहुत छोटा रहे, मान लो कि एन का वैल्यू 30 से कम रहे, जो भी 25 रहे, 20 रहे, 10 रहे, उसके लिए कौन सा टेस्ट करना है, फिर आपको ये टेस्ट काम नहीं करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से फिर आपको टी टेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो टी टेस्ट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो सारे फॉर्मूले के हम लोग एक तरह कलेक्ट कर दिए हैं, उस सारे फॉर्मूले में से कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो भी बता देंगे हम आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूले हैं। तो देखो पहला जो क्या बोलता है कि अगर मान लो कि सैंपल स्पेस आपका अगर एक दिया हुआ रहेगा, यानी 1 एक सैंपल स्पेस दिया हुआ रहेगा, स्पेस, या फिर एक स्पेस नहीं भी बोले तो एक सैंपल अगर दिया हुआ रहेगा, मान लो कि बोल देगा कि सैंपल का मीन जो है वो 10 है, 15 है, 20 है और 25 है, ऐसे करके सिर्फ एक देगा, यानी एक्स बाई जो दो को चार्ट बना कर आपको देता है उसमें से केवल एक देगा, सिर्फ एक्स का दे देगा मान लो, तो उसके लिए आपको टी टेस्ट ये यूज करना है, सिंपल भाषा में बोलेगा जो। तो कोई क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। किस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, मान लो कि अगर आप जेड बार निकालते हैं, जेड बार कैसे निकालोगे, तो पहले आप ये बता देते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं, टी इक्वल्स टू एक्स बार, सॉरी इसको जेड बार बोल रहे थे, एक्स बार है, एक्स बार माइनस ऑफ म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ एन बटा एस। एस क्या होता है, एस आपको निकालना पड़ेगा, एस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, और ये म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये जो एक एक्स बार है, एक्स बार आपको निकालना पड़ेगा, यानी टोटल जो हमारा मीन जो दिया हुआ रहता है, यानी सैंपल जो दिया हुआ रहता है उस सबको सम करके और टोटल नंबर से आप डिवाइड कर दोगे तो वो एक्स बार निकल जाएगा। तो एक्स बार में माइनस करके इसे टी निकालते हैं। तो देखो अगर एक्स बार आप निकालें और एक्स बार अगर मान लो कि आ गया पॉइंट में आ गया, मान लो कि 1/2 आ गया या फिर 10/5 आ गया, यानी बट्टा में आ गया या फिर पॉइंट में आ गया, कि क्या चीज़, अगर एक्स बार पॉइंट में आ गया या बटा में आ गया तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, सिंगल सैंपल भी दे ले रहेगा तभी नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत, दशमलव में आएगा तो सारे को माइनस करोगे, फिर उसको स्क्वायर करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और फिर इसके लिए दूसरा मेथड होता है, तो दूसरा मेथड से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये वैलिड किसके लिए है, अगर एक्स बार आपको आसानी से निकल जाए और कोई डिजिट निकले, जैसे 10 निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, कुछ भी निकल के आ जाए तब के लिए वैलिड है, ठीक है। अब आते हैं इस पे आ जाते हैं, यानी दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट लेवल ऑन। देखो 1 टेल और 2 टेल टेस्ट वाला हम लोग बताए थे एक वीडियो में कि 1 टेल और 2 टेस्ट, शायद नीचे चला गया, अब यहाँ से दिख रहा होगा। 1 टेल और 2 टेल टेस्ट के लिए आपको फॉर्मूला कौन यूज करना है, ये करना है, जहाँ पर एक्स बार जो होता है ये होता है एक्स बार प्लस माइनस टी ऑफ ए एस बटा अंडर रूट ऑफ एन, और उसी तरह से एस बार इक्वल्स टू ये होता है, और ये
किसके लिए होता है, वन टेल टेस्ट के लिए होता है, ये टू टेल टेस्ट के लिए होता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखना फॉर्मूला, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप BVI कर लो, इसको तो याद ही कर लेना आपको। उसके बाद आते हैं कि ये उसके लिए टेस्ट करना है कब, जब आपको मीन का डिफरेंस अगर आपको के टेस्ट करना होता है, मान लो मीन दे दिया, उसके डिफरेंस का टेस्ट करना है अगर जो आपको, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। और वो भी कब, जब आपको मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि जो सैंपल है दोनों वो इंडिपेंडेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा कि ये दोनों जो है, यानी आपको इसमें क्या रहेगा, इसमें x और y दोनों चार्ट बना के दिल्ले रहेगा, इसमें सिर्फ एक दिल्ले रहेगा, इसमें दोनों दिल्ले रहेगा, और बोल देगा कि ये इंडिपेंडेंट है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी t ये टेस्ट ही लगाना है। ये 2 को दिया हुआ है, तो 2 को देखो बार भी है, x1 बार और x2 बार, ये दोनों, ये यहाँ पर 1 होगा, और बटा s इससे। और s का फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, तो s के लिए इधर है, ओ सॉरी ये तो ख़त्म हो गया, ये पेज पे आते हैं। s देखो ये हमारा है, तो s निकालने के लिए इससे आप निकाल दोगे, वो पहले वाला जो वो भी बता रहे थे t उसमें। फिर देखो अब आते हैं, ये किसके लिए टेस्ट करना है, अगर फिर से मीन जो है उसके डिफरेंस का टेस्ट अगर करना रहेगा, और इसमें बोल देगा कि दोनों क्या है, डिपेंडेंट है, यानी कि आपको ऐसे करके दे देगा, क्वेश्चन रहेगा, मान लो ये कॉलम बना के दे दिया, इधर x दे दिया, इधर y दे दिया, ठीक, x y दोनों दे देगा, और बोल देगा कि ये दोनों है आपस में डिपेंडेंट है, x और y दोनों डिपेंडेंट है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और यहाँ पर जैसे डी क्या डिनोट कर रहा है, मीन ऑफ द डिफरेंसेस, यानी x1 और y ये दोनों को माइनस करोगे तो d निकल के आएगा। इस पर भी हम क्वेश्चन बना चुके हैं, तो वो क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे। वैसे आई होप कि आप लोग वो क्वेश्चन देखे होंगे। उसी तरह से s यहाँ पे काम आ रहा है, तो s निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, तो ऐसे निकाल लोगे। अब देखो आते हैं टेस्टिंग फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको गिवन होगा तो उस केस में आपको टेस्ट लगाना है अगर जो टी का, तब आप ये आर जो है वो क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो ये हो गया, और ये नंबर ऑफ टोटल नंबर को डिनोट कर रहा है n, तो उससे टी का वैल्यू निकालोगे, इससे आप लोग वो टेस्ट चेक करोगे। फिर अब आते हैं, देखो अगर x और y गिवन होगा आपको, x और y ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, x y गिवन होगा, मान लो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, और बोलेगा आपको क्या कि आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, यानी r निकालो, तो अब आप फॉर्मूला ये लगाओगे। इस पर भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं इस पर। और ये r निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें बड़ी x बड़ी y दिया हुआ रहेगा, तो आपको छोटी x निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में छोटी x छोटी y है, तो छोटी x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस ऑफ x बार लगाओगे। तो x बार कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ x, बड़ी वाली जो x है उसका टोटल करके बटा n कर दोगे, x बार निकल जाएगा। उसी तरह से y निकाल लोगे और फिर ये फॉर्मूला पुट कर दोगे, ये आपका बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया, और इस पेज तो खाली, तो मान के चलो आप ज़्यादा पेज का नहीं है, सिर्फ 2 या 2.5 पेज बोल सकते हो, 2.5 पेज का ये टोटल। अब देखो तीसरा पेज पे आ गए हम लोग, और ये भी मेन इंपॉर्टेंट है, इसका देख लेते हैं। तो देखो इस पर भी अभी हम आज ही इसका वीडियो अपलोड कर देंगे शायद, तो आप लोग ये भी देख लिए होंगे, और नहीं देखें तो पहले देख लेना, तब ये समझ में आएगा। ये थोड़ा सा जटिल है, तो इसको समझना मुश्किल होगा, कब आप वीडियो देख लोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। तो इस पर जो हम क्वेश्चन करवाएं वो देख लेना आप। तो देखो पहला, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन x अगर निकालना रहेगा, तो मान लो आपको क्या है, ये जॉइंट PDF अगर दिल्ली रहेगा, इसका क्या मतलब हो गया कि इसमें x और y दोनों रहेगा, दोनों के टर्म में रहेगा, वेरिएबल जो इसका दोनों रहेगा। तो अब देखो fx अगर निकालना रहेगा, तब क्या करोगे, अगर x के टर्म में मतलब हमको पूरा निकालना है, तो x को कांस्टेंट मान के उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दोगे। अगर x को कांस्टेंट माने हो तो किसके संदर्भ में आपको डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा dy के संदर्भ में, ठीक। तो a से लेके b तक जा रहा है, जहाँ पर ये जो पूरा फंक्शन जो आपका गिवन रहेगा वो फंक्शन यहाँ पर पुट कर दोगे। उसके बाद आपको ये निकल के आएगा मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन y। उसी तरह से y का निकाल लोगे तो y के लिए भी सेम है, y का अगर निकाल रहे हैं तो y को कांस्टेंट मान के चलोगे, और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये कर लोगे। अब देखो इसी में पूछता है आपको e ऑफ x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि मान लो आपको इससे आप पहले ये निकालोगे,
ये निकालने के बाद ई ऑफ एक्स, एक्स मतलब क्या है, सिर्फ एक्स वाला फंक्शन चाहिए। तो देखो एक्स वाला फंक्शन आप लोग ये निकाल चुके होंगे एफ एक्स, तो उसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स यहाँ पे तो एक्स मल्टीप्लाई कर दिए इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दिए डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। उसी तरह से एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या है एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करके एफ एक्स लगा के इसको इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा तो इन दोनों से हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस बराबर फार्मूला पीछे भी बताएं, सेम उसी तरह से इसमें भी है। ई ऑफ एक्स क्या हो जाता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स का पूरा के पावर स्क्वायर कर देंगे, मतलब पूरा को स्क्वायर कर देंगे, तो इससे ये निकल जाएगा। फिर अब आ जाते हैं इसमें, ये भी वीडियो लगता है काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हम चाह रहे हैं कि मतलब कम से कम इससे आपका पूरा पूरा रिवीजन हो जाए, इसलिए हम इसको इतना थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे ऐसे करते हुए चले जाते। पर कोई बात नहीं, आप लोग इसको इससे मतलब रिवीजन करना। तो अब देखते हैं ये वाला टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या है कंसेप्ट, मान लो एक आप कोई पार्टीशन दिले रहेगा A1 A2 AN ऐसे करके, ये हम इस पर भी क्वेश्चन करवाएं तो आप रिलेट कर रहे होंगे। पार्टीशन अगर दिले रहेगा सिंपल स्पेस में, और बी अगर कोई अलग से इवेंट है और बी के संदर्भ में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है सिग्मा ऑफ आई, एक से लेके एन तक जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए आई। तो ये आपको याद ही रखना है, इसका बहुत सा क्वेश्चन में आपको यूज पड़ेगा, काम आएगा। तो ये फॉर्मूला इसका होता है, और आई का वैल्यू जो है वो एक से लेके एन तक जाएगा। क्वेश्चन में आपको बता देगा कहाँ तक लेना है, तो एन का वैल्यू आपको पता हो जाएगा। मान लो 2 तक लेना है, तो बस आई की जगह पे एक बार 1 लिखोगे, फिर प्लस करके एक बार 2 लिखोगे, क्योंकि 2 तक जाने बोल रहा है तो 2 तक लिखोगे, फिर उतना तक फिर रुक जाओगे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगा। ठीक, अब देखो बेस थ्योरम की बात करते हैं, तो बेस थ्योरम के लिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए अगर निकालना होता है तो आपको क्या बताए थे, याद रखने का तरीका देखो कि इवन अगर है तो पहले आप क्या करो कि इवन आप लिख दो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिख दो। अब इसको उल्टा करके लिख दो, यानी ए को यहाँ लेके चल जाओ, ई को यहाँ लेके चल जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आगे चलाया, ई इधर चलाया, इसको ले जाने के बाद ये लिख दिए। उसके बाद फिर जो ऊपर में लिखे है उतना ही को आप नीचे लिख दो, तो पी ऑफ ई है तो ई लिख दिए, लेकिन बस 1 की जगह पर आई लिख देना है। यहाँ पर भी 1 है तो 1 की जगह पे आई लिख देना है, बस सेम के सेम लिख देना है। और क्या हो जाएगा, नीचे में आपका समेसन लग जाएगा, समेसन ऑफ आई 1 से लेके एन तक जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हो रहेगा एन कहाँ तक जाना है, तो ये हो गया आपका। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है कि मान लो जब एक घटना हो चुका होता है उसके लिए, जैसे एग्जांपल से समझो, अगर 3 दे देगा आपको कि 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं, ठीक, और उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी फाइंड प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखे नहीं है, शॉर्टकट में लिख दिए ताकि आपको समझ में आए। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है 2 हेड का, ठीक है, और जिसमें कि लास्ट में जो लास्ट वाला कॉइन हो उस पर शो करे टेल। तो आपको बोल दिया कि लास्ट वाला जो कॉइन है उस पर टेल शो करना चाहिए, और जिसमें 2 कम से कम हेड हो तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो पहले बता दिया आपको कि यानी कि बी वाला जो घटना है, लास्ट वाला घटना, वो घट चुका है, बोल दिया है कि लास्ट में टेल आना चाहिए। तो देखो जो लास्ट में घटना अगर घट चुका होता है तो उसके लिए उसको आप सबसे नीचे में रख दो, ये हम बताए थे कुछ उस वीडियो में। तो उसको नीचे रखते हैं, और नीचे रखने के बाद इसको प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल लेते हैं। तो इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और जो नीचे में रहता है उसी को बस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये भी समझ गए आप, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी समझ गए। अब देखो आते हैं इस पर, सॉरी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पीछे करवा चुके हैं, पर यहाँ पर गलती से लिख दिए थे, पर इसको हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं एडिशनल थ्योरम पे, ठीक। एडिशनल थ्योरम में ये स्टार्टिंग के वीडियो में ये सब क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें देख लेना। पी ऑफ ए और बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालना ए ऑफ पी का, यानी कि इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ए आफ्टर बी। तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, यानी पी इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब सॉरी पी यानी प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाता है। तो अब देखो इसके लिए हम 1-2 और फॉर्मूला आपको बताए थे कि पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। तो इसके लिए हो जाता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी,
और अगर इसी को हम यहाँ पे लेके चल जाए, इसको यहाँ पे लेके चल जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला भी हम बोले थे याद कर लेना। कुछ इसका प्रॉपर्टी होता है, मान लो ए में से ए को इंटरसेक्शन ले लिए, यानी ए में से ए को निकाल लेंगे तो क्या है, कुछ नहीं निकलेगा, तो ये ए ही बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा ए इसका बराबर 1 होता है। फिर देखो नीचे हम आते हैं, तो मान लो ए और बी में से, यानी ए से इंटरसेक्शन कर लेते हैं बी, यानी ए से सब कुछ निकाल लेते हैं और कुछ नहीं बचता, अंदर में 5 हो जाता है। तो उसका क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी भी 5 हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी भी 0 होगा, क्योंकि 5 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, तो उसका भी 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं पहले, पर इसमें देख लो कि मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अगर आप करते हो और इसका अगर आप वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर अगर आ जाए, तब आप बोलोगे कि क्या है ये, इसको बोलोगे आप कि ये इंडिपेंडेंट है। और अगर नहीं आया तो अन्यथा इसको फिर बोलोगे क्या, ये डिपेंडेंट है। तो बराबर आ जाएगा तो ये होगा। अब देखो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट के लिए क्या है कि मान लो आपको इवेंट दे देगा 3 इवेंट्स ए बी सी, अब बोलेगा पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे, पहले ए से बी पर जाओगे, बी से सी पर जाओगे। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ए इंटरसेक्शन ऑफ बी पे गए तो इतना बराबर ये होना चाहिए, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो इसके बराबर ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, यानी कि ए से बी पे, बी से सी पे, और पूरा का बराबर इतना। अगर ये कंडीशन सारे आ जाते हैं तो हम बोलेंगे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, और नहीं आया तो बोलेंगे डिपेंडेंट है। अब देखो ये वाला, दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला, तो उसके लिए हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, यानी कि आपको क्या दे ले रहेगा, ए बी सी 3 को इवेंट दे ले रहेगा, बोलेगा कि मतलब बताओ क्या ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इतना बराबर आप इतना ला दोगे तो बोलोगे कि हाँ ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तो इस क्रम में हमारा लेक्चर इतना ये कंप्लीट हुआ, और आई होप कि हम चीज़ें को अच्छे से समझा पाए होंगे और आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप कमेंट करके बताना कि इसका पीडीएफ, अगर हम पीडीएफ टाइप करके मतलब बना के और टेलीग्राम पे सेंड कर दें तो आप लोग कमेंट करना, और तो हम उस पर सेंड कर देंगे। और अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो फिर रहने देंगे, नहीं करेंगे हम सेंड। तो आप लोग बता सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही, फिर एक आध कोई और वीडियो होगा हमें बनाने का तो उस पर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो टेक केयर।